Hello student, today I am going to talk on fourth part of first chapter basis of classification. Dear student, हम लोग पिछले सेशन में डिस्कशन कर रहे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंसेस और वो होता क्या है। फिर देखे थे कि इन्फोबॉक्स व्हाट इज़ वायरसेस एंड वायरस होता क्या है और वायरस के बारे में कुछ डिस्कशन किए थे। तो आज हम लोग उसके बाद डिस्कशन करेंगे ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये वोल्केनिक स्प्रिंग इन आइसलैंड, यानी कि जो वोल्केनो होता है उसी से बना है एक वर्ड वोल्केनिक स्प्रिंग इन आइसलैंड, यानी कि आइसलैंड है यानी कि जहाँ पे बर्फ वगैरह रहता है, या कह सकते हैं कि ऐसा जहाँ पे पानी रहता है और वहाँ पे वोल्केनो इरप्शन होते रहता है। वोल्केनिक इरप्शन से यानी कि वोल्केनो निकलता है, वहाँ के पानी गर्म हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बात कर रहा था कि प्रोकैरियोटिक जहाँ वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वेरी हार्श कंडीशन को फेस करता है, उसको सह लेता है। तो वोल्केनिक स्प्रिंग जो बेसिकली होता है बहुत ही गर्म पानी होता है, जहाँ पे वोल्केनो होते रहता है। उसका वाटर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है, इट इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, दैट इज़ एबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स रहते हैं, प्रोकैरियोटिक्स लाइव रहते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पे इसका लाइफ प्रेजेंट रहता है क्योंकि उसका जेनेटिक कंपोजिशन ही वैसा होता है, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बात किया था। अब है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का बीच का डिफरेंस हम लोग समझ लें तो काफ़ी बेहतर होगा हम लोग को बहुत कुछ समझने में। जैसे कि पैरामीटर है, पहला साइज देखेंगे, दूसरा सेल का कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि दूसरे दोनों के बीच क्या होता है, फिर न्यूक्लियस को देखेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, फिर गोल्जी एपरेटस। ये सभी डिफरेंसेस क्या क्या है दोनों के बीच में, यही पैरामीटर को देखना है कि किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं है, किसका कैसा होता है। तो हम लोग देखेंगे पहले प्रोकैरियोटिक फिर यूकैरियोटिक। इसका जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक का जनरली स्मॉलर होता है, यानी छोटा होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है। सेल का कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसका जो सेल होता है कितना कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, कितना अच्छा से अरेंज्ड होता है। यानी कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, मोस्टली यूनिसेलुलर, यानी एक सेल का बेसिकली ये सब रहता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ये मल्टी सेलुलर, यानी ज़्यादातर इसमें जो मोस्टली होता है, मोस्टली का मतलब ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे यूकैरियोटिक्स में वो मल्टी सेलुलर होगा, यानी कि एक से ज़्यादा सेल के बने होंगे। ओके, फिर देखेंगे न्यूक्लियस। तो यू नो डैट कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहते हैं। और वाई ऐसा क्यों होता है मैंने बताया। मेम्ब्रेन का एक खेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डीएनए को कॉम्पैक्टली यानी कवर करके रखता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं बट यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही राइबोसोम के बारे में अगर देखें तो आरएनए में जो जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें जो आरएनए होते हैं, या कह लीजिए कि उसको छोड़ दीजिए, आरएनए भी होता है, वो डिफरेंट टाइप का होता है यूकैरियोटिक से। बट अगर राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें, राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे ही मिलेगा, आगे मैं उसको डिटेल करूँगा। जो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है ये प्रोकैरियोटिक में 70S का होता है। एक तरह का ये यूनिट है 70S, ये नापने का और मेज़र करने का ये राइबोसोम का। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक इसका राइबोसोम 80S का होता है। ओके, तो अब देखेंगे पैरामीटर अंत वाला जो गोल्जी एपरेटस है। तो गोल्जी एपरेटस जो होता है प्रोकैरियोटिक में सेल में जो एब्सेंट होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस पे कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफरेंस होते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल था वो सेल के बेसिस पर था, यानी नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर था। उसी तरह बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक,
तो देखिए, some organisms consist of only one cell in their body and other organisms possess millions of cells. According to this, organisms can be classified into two groups. देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखें तो कुछ ऐसे सेल है जिसका बॉडी होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका बॉडीज मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरे पूरे जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग दो ग्रुप में बांट दिए हैं, टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं। ओके वेल, तो अब हम लोग समझें इसी को डिटेल में। डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक सेल के ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल यानी कि अनेक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स के बीच का क्या डिफरेंस है। ओके तो पैरामीटर को देख लें अगर, तो सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, फिर देखेंगे लाइफ पीरियड, फिर डिवीजन ऑफ लेबर, उसका जो काम का डिवीजन है कैसा है, और फिर एग्जाम्पल। यूनिसेलुलर है ये वाला, उसको देखेंगे, फिर मल्टी सेलुलर के बारे में देखेंगे। तो ये बेसिकली ये पैरामीटर है, और यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है हम लोग बांटे हैं उसको किस बेसिस पे बांटे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ये पैरामीटर है, उसके बेसिस पे देखेंगे यूनिट सेलुलर का जो बॉडी है कैसा होता है और मल्टी सेलुलर का कैसा होता है। ओके तो समझते हैं। सेल के कॉम्प्लेक्सिटी देखें अगर यूनिसेलुलर का, तो सिर्फ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, सिर्फ एक ही सेल होते हैं उसके। बट मल्टी सेलुलर का अगर देखें उसका कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन यानी उसके जटिलता देखेंगे तो कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, उसका सेल जो होता है बॉडी में एक से अधिक सेल का होता है। अब देखें उसके लाइफ पीरियड, सेकेंड पैरामीटर को ध्यान से देखें तो लाइफ पीरियड है, कितने दिन तक ये जीवित रहेगा, लाइफ रहेगा उसमें। तो यूनिसेलुलर में है शॉर्ट, ओके यानी बहुत कम समय के लिए यूनिसेलुलर जीवन रहता है, जीवित रहता है। बट मल्टी सेलुलर ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है, यानी लाइफ उसके ज़्यादा दिन का होता है। अब डिवीजन ऑफ अगर लेबर की बात करें तो इसका होता है सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन, यानी कि उसके काम का जो प्रोसेस देखे तो इसका एक ही सेल पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर डिफरेंट सेल आर असाइंड डिफरेंट फंक्शन, इसके जो एक सेल से नहीं बट इसके पास मिलियंस ऑफ सेल है, तो इसका बहुत से अलग अलग सेल है, वो अलग अलग तरह से उसका बॉडी में फंक्शन करता है। ओके जैसे एग्जांपल में देखें, अमीबा एक सेल का है, बैक्टीरिया, यीस्ट ये सभी एक सेल का है, तो ये एक ही सेल से पूरे फंक्शन को पूरा करता है। बट इन केस ऑफ डॉग, प्लांट्स, फिश एटसेट्रा, इवन ह्यूमन बीइंग, उस जैसे हम लोग का हाथ है उसके लिए स्पेसिफिक फंक्शन है, पैर है उसका स्पेसिफिक फंक्शन है, मुंह, सभी ऑर्गन्स अलग अलग है, सभी का फंक्शन अलग है, यानी कि अलग अलग सेल द्वारा अलग अलग फंक्शन अकर होता है। देन नेक्स्ट हम लोग समझेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन यानी पोषण, भोजन लेने का प्रक्रिया जो होता है, कौन सा मोड है, तरीका क्या है उसके भोजन लेने के लिए, उसको खाने पीने का क्या क्या प्रोसेस है उसको देखेंगे। वेल तो हम लोग समझते हैं इसको। Organisms can also be classified according to their mode of nutrition or they obtain their food. How they obtain their food? अब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे वो भोजन करता है और कैसे हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि किस तरह से भोजन करता है और किस तरह से भोजन पाते हैं, ले आते हैं। खाने और खोजने के तरीका के बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। अब हम लोग समझेंगे ये खाने और खोजने के बेसिस पे वो कैसे अपने बनाते हैं, कैसे दूसरे के भोजन पर निर्भर रहते हैं उसके बेसिस पे। तो अब हम लोग उसी के तरह समझेंगे, इसी टॉपिक को समझने के लिए डिफरेंस समझेंगे, कुछ डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ्स। इस डिफरेंस को समझ लेंगे तो हम लोग को मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझने में आसान हुआ कि कौन सा किस तरह से भोजन लेता है, किस तरह से भोजन ऑब्टेन करता है, तो उसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। ओके
ऑटोट्रॉप्स क्या होता है एंड हेटरोट्रॉप्स उसको देखेंगे। देखिए ऑटोट्रॉप्स होता है प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन खुद बनाता है, बट हेटरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। बट हेटरोट्रॉप्स क्या होता है कि वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, वो दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, उसी तरह नेक्स्ट ऑटोट्रॉफ के बारे में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, जैसे भोजन बनाने का प्रोसेस जो होता है ऑटोट्रॉप्स में यानी कि प्लांट्स में, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है। बट फॉर एग्जांपल एनिमल देयर फीड ऑन फॉर एग्जांपल एनिमल इधर फीड ऑन अदर एनिमल्स और फीड प्लांट्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखें हेटरोट्रॉप्स का, तो कुछ एनिमल्स होता है दूसरे जानवर को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, ये सब जो है दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। बट कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि टाइगर तो अपना भोजन खुद बनाया नहीं, दूसरे को खा गए, दूसरे एनिमल्स को। इन केस ऑफ कुछ ऐसा ग्रेजिंग एनिमल्स है जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, ये तो प्लांट्स खाते हैं, तो वो भी प्लांट्स अपना भोजन बना के रखा इन द सेंस ऑफ लीफ। बट क्या किया एनिमल्स, क्या किया उसको फीड किया यानी खाया, तो उससे उसको एनर्जी मिल गया, यानी कि दूसरे ऊपर डिपेंड रहा। तो इस तरह से हम लोग उसके भोजन के खाने पीने के तरीके से भी, या कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या कह सकते हैं बांट सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। अब है 5 किंगडम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और अब देखेंगे 5 जो किंगडम्स है और साथ साथ उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। 5 किंगडम क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांट्स, या कह सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमिलिया, उसको देखे थे। अब समझे इसको। द 5 किंगडम्स विथ देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिस्टेड बिलो। जो 5 किंगडम है उसका क्या कैरेक्टर है और उसके साथ क्या यूनिक फीचर है, उसको अब हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो समझें इसको। पहला है मोनेरा जो था उसको समझें, फिर प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद फंजाई, फिर समझेंगे एनिमिलिया, फिर प्लांट्स एनिमिलिया। पहले प्लांट ही समझेंगे फिर एनिमिलिया। ओके, तो पहला पॉइंट है इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। जितने भी अर्थ पे बैक्टीरिया है वो सभी के सभी मोनेरा के अंडर में आते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है यूनिसेलुलर इन नेचर। जितने भी मोनेरा का ग्रुप में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया कहा गया कि मोनेरा है, ठीक है, मोनेरा है। ओके, तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे अर्थ पे वो सभी के सभी यूनिसेलुलर होंगे, या कह लीजिए कि जितने ही मोनेरन होंगे यानी कि मोनेरा ग्रुप से इन्वॉल्व होंगे वे सभी के सभी क्या होगा, यूनिसेलुलर। अब आप देखिए इस बैक्टीरिया का, ये है एक ही सेल का है। ओके, ये एक सेल का है और ये अपना फंक्शन एक ही सेल द्वारा पूरा कंप्लीट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में जो भी हो, जैसे खाना, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे प्रोसेस, रिस्पिरेशन, ये सभी एक सेल के द्वारा ही कंट्रोल होता है, दैट इज बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट है कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो यू नो दैट कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, तो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स भी होता है, या कह लीजिए जितना भी मोनेरा ग्रुप से जुड़ा है, मोनेरा ग्रुप से, वो क्या है, प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर मीन नेचर होगा। ओके, तो चौथा पॉइंट है दे इंक्लूड बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया जो होता है, एक पॉइंट कह रहा है दे इंक्लूड बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये कह रहा है ये मोनेरा जो ग्रुप है सभी टाइप के बैक्टीरिया रखते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। कहने का मतलब है बैक्टीरिया जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, दैट इज उसके, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर रखा है, ग्रीन है, इसका पिगमेंट क्या है, ग्रीन है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब यही इसका रेड कलर होगा, ये पूरे अगर रेड कलर का होता तो अपना भोजन नहीं बनाता, क्योंकि जिसके पास ग्रीन पिगमेंट है उसी के पास लाइट को कैप्चर करने का कैपेसिटी रहता है, और लाइट जो कैप्चर करता है वही फूड को प्रोसेस करता है, यानी फूड को सिंथेसिस करता है, और जो फूड सिंथेसिस करता है वो ऑटोट्रॉफिक कहलाता है।
नेक्स्ट वही है हेटेरोट्रॉफिक। मैंने कहा कि यहाँ अगर रेड कलर का होता है ये तो अपना भोजन नहीं बनाता, तो ये क्या करता है, जो भोजन बना हुआ है, जो फूड स्टफ बना हुआ है, उस स्टफ पर ये डिपेंडेंट रहेगा कि ये हमको भोजन पड़ा है, इसको हम लोग को खाना है। तो ओके, तो इस तरह से आप समझें कि बैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो मोनेरा को कैसे कह सकते हैं, मोनेरा क्या होता है, जैसे सभी बैक्टीरिया एग्जाम्पल हो सकते हैं मोनेरा का। सभी मोनेरा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों होते हैं। ओके, तो ये रहा आज का एंड इस वीडियोस का। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट। आपको अगर समझ में आया अच्छा से तो लाइक कीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और वीडियोस को अंत तक देखिए। लाइव वीडियोस को डिलीट नहीं किए जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहता आ रहा हूँ। और इस तरह से आप लोग पूरे पढ़िए, समझकर एंड तक, पूरे शुरू से एंड तक ध्यान से पढ़ना है और समझना है। कहीं दिक्कत हो तो उसके लिए मैं हूँ। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।